इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कंसीडर कर सकते हो इन्वेस्ट करने का हर महीने। इन 5 स्टॉक्स के अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लॉस नहीं हो या लॉस कम से कम हो। कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा जिससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। तो अब लास्ट तक की वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इंडिया को ग्रो करना है ना तो उसके बैंकिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है तो बैंक्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो समझ लो कि अगर इंडिया ग्रो करेगा मतलब कि बैंक्स ग्रो करेंगे इंडिया में। ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, लेकिन कुछ ही बैंक्स हैं जो अच्छे से अपना मैनेजमेंट करते हैं। उन सारे बैंक्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छा फायदा होने वाला है। तो एक एक करके सारे बैंक्स के बारे में बात करेंगे जो भी रेलेवेंट बैंक्स हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे आता है वो है एसबीआई। एसबीआई क्यों देखो, एसबीआई जो है गवर्नमेंट रन बैंक है, पीएसयू बैंक है, और गवर्नमेंट इस पे बहुत रिलाई करती है, राइट। ये सरकारी बैंक होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है। और अगर इंडिया को ग्रो करना है ना तो इसके पीएसयू बैंक्स का जो टॉप लीडरशिप है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएसयू बैंक का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट बैंक्स है, तो उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखोगे कि आपको इसमें बहुत ग्रोथ अच्छा दिखेगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2002 से, अगर 2002 छोड़ो, अगर मैं 2014 से भी बात करूं तो देखो लंबा रैली आया है, ठीक है। हमेशा से आपको ये दिखेगा कि ग्रो ही कर रहा है। जब तक इंडिया ग्रो करेगा तब तक आपको एसबीआई ग्रो करता हुआ दिखेगा। मेरे को याद है जब लगभग 2020-21 में ये 100-200 रुपए का मिला करता था। मुझे याद है 2018-19 में लगभग 200 या 250 का ऐसा मिला करता था। 2020 के फॉल में 200 के पास आया था, और उसके बाद से देखो 847 तक पहुंच गया है, 847 तक पहुंच चुका है। अगर लास्ट 5 ईयर्स में भी देखो ना तो इसको ग्रोथ ही आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो अभी देखो कि एकदम बहुत अच्छा मोमेंटम आया है इसमें। इंडिया को ग्रो करना है तो बैंक्स को ग्रो करना पड़ेगा, और बैंक्स में जो सबसे अच्छा पीएसयू स्टॉक जो है, जो अच्छा बैंक है पीएसयू में, गवर्नमेंट बैंक्स में, वो एसबीआई है। एसबीआई का हम लोग थोड़ा सा ना ये भी देख लेते हैं कि इनका फंडामेंटल्स क्या है। देखो यहाँ फंडामेंटल्स में मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूँ। क्यों नहीं जोर देता हूँ? मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो यार मैं फंडामेंटल्स पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ। अब आप देखोगे कि इन्होंने प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे किए हैं। देखो लास्ट में नेट प्रॉफिट देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता ही गया है कि मार्च 2021 से लेके अगर आप मार्च 2024 में देखोगे तो ये देखो ये ग्रोथ आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको। नेट प्रॉफिट इनका अप ही रहा है, इसीलिए यही कारण है कि आप देख रहे हो एसबीआई में ग्रोथ स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस पे। तो आप देख सकते हो यार नेट प्रॉफिट। फिर कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ, जैसे ये देखो ये नेट प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है ये चीज, ठीक है। और इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है ये भी देखो हमेशा से बढ़ा है। लास्ट 10 ईयर्स में 9% है, लास्ट 5 ईयर्स में 12% है, और लास्ट 3 ईयर्स में 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिए हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे आप तो लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने 17% का ग्रोथ दिया है। फिर लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो 44% का ग्रोथ दिया है भाई। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में काम आएगी, उसका जो लीडर है ना आपको उसमें पैसे डालने हैं। देखो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना आप, लेकिन आप ऐसे पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको दिखता है इंडिया का ग्रोथ स्टोरी तो। और एसबीआई उसका लीडर है, इसलिए आपको इसमें कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। फिलहाल तो मैं बाई करने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि नया पोजिशन के लिए मुझे थोड़ा करेक्शन का इंतजार रहेगा। मैं कहीं यहाँ पे अगर आता है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, लगभग इस रेंज में अगर आता है यहाँ पे तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। फिलहाल मेरे को अभी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। हाँ बहरहाल मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एसबीआई से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना है आपको कि पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं डालना है इसमें। अगर आपने मान लो कि अलॉट करके रखा है इसमें 25,000 या 30,000 डालने को, आप पूरा 30,000 नहीं डालोगे, इसमें कोशिश करोगे कि आप 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई के आसपास आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर का स्टॉक्स है कोटक बैंक। ओके, कोटक बैंक क्यों? कोटक बैंक इसलिए क्योंकि 2 रीजन है। पहला कि प्राइवेट बैंक्स में ना आपने देखा होगा कि ज्यादा रैली नहीं आया है। अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा खासा रैली नहीं आया है। आपने देखा होगा कि एसबीआई जो है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। और प्राइवेट बैंक्स उतना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं भागने में।
है ना, देखोगे आप कि ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे है। इसमें कुछ न्यूज भी आया था, इसके वजह से भी नीचे है, लेकिन 20% नीचे है। तो पोटेंशियल ग्रोथ हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई को टच करेगा डेट से, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दे सकता है अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को सिर्फ टच करता है। तो समझ लो आप बात को। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ प्राइवेट बैंक्स में आप जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा, प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करने का एक और रीजन ये भी है क्योंकि अभी सारे बैंक से सारे सेक्टर्स में रैली आ चुका है। आप देखोगे सारे इंडेक्सेस में देखोगे सारे लोग जो हैं वो ऊपर में हैं। बैंक देखो सब परफॉर्म कर रहा है, आपका इंफ्रा देखो इंफ्रा परफॉर्म कर रहा है, आप अगर ऑटो देखो निफ्टी ऑटो ये भी परफॉर्म कर रहा है, सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। कमोडिटीज देखो ये सब ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, सब ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं देखो आप। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है ना जो अंडर परफॉर्म किए हैं, अंडर परफॉर्म करना मतलब वो भी अभी रैली नहीं दिए। अभी अपॉर्चुनिटी एज ऑफ टुडे 3 अगस्त हो रहा है, 3 अगस्त को कोटक महिंद्रा बैंक जो है जैसे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए, इसमें अभी रैली आना बाकी है। अभी देखो रैली क्यों आ सकता है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि अभी आ सकता है, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में ना इंटरेस्ट कट्स होने वाले, रेपो रेट कट जो कि बहुत साइक्लिकल होता है, रेगुलर बेसिस पे आरबीआई करते रहती है। उसके पीछे का रीजन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का होता है, इन्फ्लेशन को चेक में रखने का होता है। ये आरबीआई का आदेश होता है कि रेपो रेट कट करेंगे, इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। अभी देखो बहुत समय से इंतजार हो रहा है कि रेपो रेट कट होगा। अच्छा, रेपो रेट कट क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब टेक्निकल जानने का आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा मोटा बात बताता हूँ कि रेपो रेट कट से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। अब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अब कंजम्पशन से क्या होता है मार्केट में कि ज्यादा लोग लोन लेने आते। अब ज्यादा लोग अगर लोन लेने आएंगे ना तो प्राइवेट बैंक्स को फायदा होता है, इन जनरल बैंक्स को ज्यादा फायदा होता है। उस फायदे की वजह से क्या होता है कि उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है क्योंकि उनका पैसा ज्यादा बढ़ गया, राइट, और ज्यादा लेंड कर पा रहे हैं। अभी क्या है कि उनके पास पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है, कोई लोन लेने को आने को तैयार नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। अब इंटरेस्ट रेट कट कब होगा, इंटरेस्ट रेट तब कट होगा जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो लेके आती है आरबीआई, वो हर 2 महीने या 3 महीने पे मीटिंग होता है, काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं वो लोग। उसमें रेपो रेट डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट कितना होगा। अब डिटेल में नहीं जाके आप ये बात समझ लें कि बैंक्स को फायदा होना स्टार्ट होता है। तो अभी रेपो रेट का बहुत समय से इंतजार है, इसीलिए अभी देखोगे रैली बहुत ज्यादा नहीं है, साइडवेज मार्केट है। मंथ का मैं चार्ट लगा के देख रहा हूं, आप देखोगे यहाँ पे मंथ का है, मतलब कि ये साइडवेज मार्केट 2 नवंबर 2020 से लेके अभी तक है। कोटक महिंद्रा में मूव ही नहीं किया है, उसी प्राइस के आसपास ही खड़ा है, 1800 के आसपास, मूव ही नहीं किया है। ये एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छी बात है। एज एन इन्वेस्टर अगर पैसा आप डालना चाहते हो तो ये अच्छा समय हो सकता है जब मार्केट साइडवेज, और जितना देर का साइडवेज रहे ना उतना ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी रहता है। इसके पीछे भी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस है जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा वैसे फंडामेंटल एनालिसिस पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि यार अल्टीमेटली ना आपके पास वही इंफॉर्मेशन शेयर होता है जो कि वो लोग शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो कंपनी शेयर करना चाहती है। तो मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि यहाँ देखो तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, पीई जो है, ये आप देखोगे ना कि गिरता हुआ आ रहा है, और आप अर्निंग पर शेयर देखोगे ना ये बढ़ रहा है। पी गिर रहा है और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। ये आपके लिए अच्छा बात है। क्यों? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट्स होना और स्टार्ट होगा, जैसे ही रेपो रेट गिरेगा या इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो आप देखेंगे कि ये पी रॉकेट की तरह भागेगा, और पी रॉकेट की तरह भागेगा तो आपका प्राइस भी रॉकेट की तरह भागेगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगेन ये मार्केट के इमोशंस पे भी होता है कि कैसे मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस ये रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो स्टॉक मार्केट भागता है। स्पेसिफिकली बैंकिंग जो सेक्टर्स होते हैं उनमें जो स्टॉक्स होते हैं वो जनरली भागते हैं। लेकिन अब एक चीज देख रहा हूँ कि मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। एचडीएफसी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो एचडीएफसी ना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। एक चीज याद रखो कि मैं अभी ये जो सारे स्टॉक्स का बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आप जाके पैसा इसमें डालना स्टार्ट कर दोगे, नहीं।
एक तरीका है जो आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम सारा स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। तो देखो, ये जो स्टॉक्स है ना, HDFC बैंक ये सब हो गए, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं अगर कभी बाई करूंगा तो देखो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो SIP के का एक प्रोसेस फॉलो करके आप डाल सकते हो। इसी पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई कि देखो, जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो ना, कभी भी लंप सम में इन्वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं उठा पाते हो। अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? तो देखो, अगर मैं एक शेयर को मैं यहां खरीदूं, यहां पे कहीं पे, लेट से यहां मार्क कर लेते हैं, यहां पे खरीदूं, ओके, कितना है? 1600 रुपया, ठीक है। फिर ये मैं गिरने देता हूँ मतलब छोड़ देता हूँ, फिर मैं देखता नहीं हूँ। फिर कुछ समय के बाद ये मार्केट यहाँ पे आया रहता है, मैं यहाँ खरीदता हूँ लेट से 1400 रुपए का। मैं एक खरीदा 1600 रुपए का, एक खरीदा 1400 रुपए का। क्या मेरा एवरेज बीच में कहीं हो जाएगा? 1500 के आसपास हो जाएगा, राइट? तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस क्या होगा? समवेयर यहाँ पे होगा मेरा एवरेज बाइंग प्राइस। ऑलराइट, ये होगा मेरा एवरेज बाइंग प्राइस। हम लोगों को वैसे ही खरीदना है, हम लोगों को खरीदना वैसे ही है कि हमारा जो बाइंग प्राइस हो ना एकदम पीक पे नहीं हो। अगर मान लो कि मैं SIP नहीं किया होता, एक साथ इन्वेस्ट कर दिया होता, राइट? लेट्स से कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। अब मैं प्रॉफिट तब कमाऊंगा जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है भाई, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी तब मैं कमा पाऊंगा। और मैंने सारा का सारा पैसा डाल दिया था। उसके बजाय अगर मैं थोड़ा पैसा यहाँ पे डालता हूँ और थोड़ा पैसा यहाँ पे डालता हूँ और फिर गिरता है तो थोड़ा पैसा यहाँ डालता हूँ, तो मेरा बाइंग प्राइस, एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? समवेयर यहाँ पे हो जाएगा मेरा एवरेज प्राइस, ये रीजन, राइट? तो मैं एक एवरेज प्राइस पे खरीद पाया। पहला ये होता है, पहला कारण ये है कि आपको SIP क्यों करना चाहिए, लंपसम में क्यों नहीं डाल देना चाहिए। दूसरा, कि आपको आइडिया नहीं है कि कल क्या होने वाला है मार्केट। हो सकता है कि आपने यहाँ पे पैसा डाला और जैसे कि यहाँ पे डाला है किसी ने पैसा, उसका अगले दिन मार्केट जो है यहाँ पे कहीं मिले, यहाँ पे गिर जाए। अब क्या करोगे? आपने तो सारा पैसा वहां डाल दिया है, अब आपके पास पैसा ही नहीं बचा, अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है आपके पास, आप कहां से डालोगे? इसलिए आपको पैसा जो है SIPs में डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, तो अभी देखो, इसलिए मैं बोल रहा था HDFC बहुत हाई पे है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप खरीद सकते हैं। लेकिन कोटक में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है। मैंने तो कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट भी किया है इस वाले रीजन के आसपास। जैसे ही ये वाला कैंडल बना था, राइट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था और फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब फिर मैं अक्यूमुलेट किया था वहां पे। तो आपको ऐसे ही अक्यूमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करना है। तीसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। देखो, IDFC फर्स्ट बैंक जो है ना, ये एक प्राइवेट बैंक है और बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं, राइट? और IDFC जो है ना, फिलहाल जो आप देखोगे ना, यहाँ पे खड़ा है सपोर्ट के पास। और देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो, मैं फिलहाल प्राइवेट बैंक्स में बुलिश हूं, बैंक्स इन जनरल में बुलिश हूं मैं, लेकिन अभी के सिचुएशन में मैं प्राइवेट बैंक्स में बुलिश हूं। प्राइवेट बैंक्स में अगर रेपो रेट कट होता है तो चांसेस है कि प्राइवेट बैंक्स ऊपर जाएंगे, रैली करेंगे। और उसमें एक मेरे को बैंक दिखता है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है ना, ये काइंड ऑफ समझ लो कि स्टार्टिंग स्टेज में जैसा HDFC बैंक था ना, वैसा। क्यों? क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है जितना HDFC का पेनिट्रेशन हो चुका है। IDFC के ब्रांचेस अभी उतने नहीं खुले, पहला। दूसरा रीजन है कि इसका भी सिमिलर चीज दिख रहा है मुझे, जैसा मेरे को कोटक बैंक में दिख रहा था। कि मैं ज्यादा वैसे फंडामेंटल्स नहीं देखता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ना P मल्टीपल्स बहुत कम है। P देखो, 18.2 ही है और अर्निंग पर शेयर कंपैरेटिवली बढ़ने लगा है। ओके, अर्निंग पर शेयर बढ़ने लगा है। अगर आप देखोगे 2022 से इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। ऑलराइट, अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी इसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट में मैं फंडामेंटल्स में ज्यादा घुसता नहीं हूं, लेकिन फिर इतना मेरे लिए बहुत होता है। मैं जनरली चार्ट पे बिलीव करता हूं और चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि एक सपोर्ट के पास है। एक तो फंडामेंटल में मेरे पास 2-3 चीजें हो गई। एक फंडामेंटल में ये भी है कि रेपो रेट कट होगा तो थोड़ा ना थोड़ा ग्रोथ तो आएगा, प्लस इसके चार्ट भी मेरे को अच्छा दिख रहा है, हायर हाई हायर लो करके बना रहा है और मुझे एक सपोर्ट पे ये दिख रहा है। तो मेरा, अगर मैं एक यहाँ पे बेट लेता भी हूँ, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता भी हूँ, तो मुझे दिख रहा है एक, एटलीस्ट मुझे ये दिख रहा है लगभग 35% का
मेरे को ग्रोथ दिख रहा है इसमें ऑल टाइम हाई टच करने तक, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पैसे करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। IDFC में मैं ये सारे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सारे में इन्वेस्टमेंट है थोड़ा थोड़ा, SBI को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि SBI में मेरे को थोड़ा डाउट फील होता है, इसीलिए मैं थोड़ा SBI से दूर रहता हूँ। SBI में बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है मेरा, लेकिन बाकी सारे जो तीनों बैंक जो बताया मैंने, HDFC, कोटक और IDFC, तीनों में मेरा इन्वेस्टमेंट है। IDFC के पैरेलल में एक और बैंक आपको बता देता हूँ, CUB, सिटी यूनियन बैंक। इसमें भी मेरे को दिख रहा है ग्रोथ। क्यों ग्रोथ दिख रहा है? क्योंकि ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है। प्लस अगर आप फंडामेंटल्स जानने में इंटरेस्टेड है, देखो मैं फंडामेंटल्स पे एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, अगर आप मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप मुझे फंडामेंटल्स के बारे में बताइए। कुछ पैरामीटर्स मैं आपको दूंगा, सिर्फ आप उसको ही देखो, उतना मोर देन एनफ होता है आई फील, कि आप जिस पे आप एनालिसिस कर पाओ, एक फंडामेंटल व्यू बना पाओ किसी स्टॉक्स के बारे में। तो आप मेरे को बता देना, मैं एक इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड बना दूंगा जिससे आप फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हो बिना ज्यादा हेडेक लिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ते हैं और बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उतना मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्योंकि यार ये अल्टीमेटली चार्ट पे मेरे को सब कुछ दिख जाता है, और अगर मेरे को चार्ट पे सब कुछ दिख रहा है ना, तो मैं ऐसी चीजों में रिलाई नहीं करना चाहूंगा जहां पे मैनिपुलेशन का थोड़ा सा भी चांस रहे। चार्ट में लंबे समय में मैनिपुलेशन का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। अगर हम मंथली पे चले जाएं, बड़े स्टॉक्स का, ऑफ कोर्स पेनी स्टॉक्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं इसमें मैनिपुलेशन का चांस बिल्कुल नहीं होता है। आप चार्ट को देख के अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ ये चार्ट को देख के ही करता हूँ, और ऑफ कोर्स जो मेरे बेसिक फंडामेंटल्स का जानकारी है मैं उस पे देख के करता हूँ। आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइएगा जरूर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पी रेशियो जो है वो गिरते चला जा रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ते चला जा रहा है। अर्निंग पर शेयर देखिए लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हम नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे, मैं नेट प्रॉफिट देखता हूँ कि कितना है। देखो आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो इसका ग्रो हुआ है। हाँ, सब्सटैंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, एकदम मल्टी बैगर टाइप्स नहीं दिख रहा है, एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा दिया मैंने 3-4 क्वार्टर में, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप नेट प्रॉफिट देखोगे कि यहाँ पे आप इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप ऐसे कंपनीज ढूंढिए जहां पे उनका प्रॉफिट दिख रहा हो, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा हो। देखो ये एक अच्छा स्टॉक्स है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं उस पे अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सिटी यूनियन बैंक में मेरे को अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके SIP करता हूं जब भी मेरे को हल्का सा करेक्शन दिखता है। तो क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ करेक्शन दिखता है तब मैं SIP करता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा टेक्निकल्स भी जानता हूँ, टेक्निकल समझता हूँ। टेक्निकल सीखने का फायदा यही रहता है कि आप सपोर्ट के आसपास खरीदते हो, आपको बस कम रिस्क होता है। तो आप सिटी यूनियन बैंक में भी कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्ट करना। आप एनालिसिस खुद करिएगा, मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइस पे मत जाइएगा। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैं किन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ और मैं कहाँ पे SIP करना पसंद कर रहा हूँ इस समय 2024 में अगस्त के महीने में। अच्छा, मैं आपको एक स्टॉक का नाम देता हूँ, वो है नेस्ले। यार नेस्ले, क्यों? नेस्ले में आप ना, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो ना, तो नेस्ले का एक ले सकते हो आप स्टॉक। क्यों यार? देखो इसका बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई एडवाइस का बात ही नहीं है। नेस्ले जो है एक मोनोपोली स्टॉक्स की तरह है। कि कैसे? नेस्ले का एक प्रोडक्ट आता है जो कि बच्चों को खिलाया जाता है, सेरेलैक। ये प्रोडक्ट जो है ना, समझ लो कि सारे बच्चों को खिलाया जाता है, मतलब हर बच्चे को, भले वो कैसा हो, शुगर मिला हुआ हो, कैसा बनाते हैं इससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ये डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर्स ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि ये खिलाई। तो यार इससे क्या होता है कि नेस्ले जो है अपना एक दबदबा बना चुका है, एक मार्केट बना चुका है ऑलरेडी। सेरेलैक इनका प्रोडक्ट है, बढ़िया से बिकता है मार्केट में, और सारे बच्चे, जब बच्चा आएगा दुनिया में तो उसको पहले सेरेलैक पिलाते हैं, और सेरेलैक पिलाते हैं, उसमें सिर्फ कॉम्पिटिटर कोई खास कुछ है नहीं उस मार्केट में। मेरे को लगता है कि ये अच्छा स्टॉक हो सकता है। हाउएवर मैं एक चीज बता दूं कि ये सही टाइम नहीं इन्वेस्ट करने का नेस्ले जैसे स्टॉक्स में। अभी आपको फोकस प्राइवेट बैंक्स में करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और लास्ट स्टॉक बताता हूँ, 5th स्टॉक। इसके बाद एक बोनस स्टॉक आपको जरूर बताऊंगा, एशियन पेंट है। ये एशियन पेंट को बड़ा बुराई मिला है यार, पिछले 1-2 साल में अगर देखोगे बहुत बुराई हुआ है इसका मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी वो साइडवेज मार्केट में है, इसलिए लोग जो है बोर हो गए। क्या होता है ना कि इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग चीज है। लोग समझते हैं कि यार अगर स्टॉक कुछ एक्साइटिंग प्राइसेस नहीं दे रहा है तो समझते हैं यार बेकार स्टॉक है, लेकिन यार इन्वेस्टिंग एक बोरिंग जर्नी। आपको अगर पैसा कमाना है लंबे समय तक, तो
तो आपको स्टॉक्स वही पैसा कमा के देंगे जो आपको बोर करेंगे लंबे समय। तो आप जैसे देख सकते हो एशियन पेंट का जो प्राइस 1 सितंबर 2021 को था वही के आसपास का प्राइस अभी भी चल रहा है। सोचो इतने साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, अब क्या होगा, लोग बोर हो जाएंगे। यही में आपको ना दिमाग चलाना है कि देखो यार, आपको पैसे तब लगाने हैं जब लोग नहीं लगा रहे, राइट? लोग नहीं लगाए हो, कम लोग इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा पैसा जिनके पास है, वो इसी समय अपना पैसा धीरे धीरे करके डालते रहते हैं, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि एकाएक वो पैसा डाल देंगे तो अचानक से स्काई रॉकेट हो जाएगा प्राइस उसका, राइट? उनको भी बड़े प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो धीरे धीरे पैसा करके अक्यूमुलेट करते हैं। इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। तो देखोगे यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन दिख रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने बहुत सारे एशियन पेंट का ऑलरेडी स्टॉक्स खरीद के रखा है। देखो इस प्राइस रेंज पे मैंने खरीदा था, यहाँ भी खरीदा था मैंने, फिर प्राइस वापस आके गिरा था, मेरे बाइंग प्राइस पे वापस आ गया था। लेकिन मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में एसआईपी करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक लंबे समय तक मैं इस पे पैसा इन्वेस्ट करते रहूं। एक सीक्रेट बताता हूँ, जितना साइडवेज मूव करता है ना, वो स्टॉक्स का भागने का चांस उतना ज्यादा होता है। तो बस ये नियम को आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है? अभी आप देख रहे हो कि इसमें स्टॉक का मूव करने का चांस लगभग अच्छा खासा है, लेकिन कितना मूव करेगा, कितना मूव करने का चांस है? एटलीस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी अगर चला जाता है तो आपके पास लगभग 15 से 16% का आसपास का चांस है, अपॉर्चुनिटी है कमाने का। यहाँ पे इस समय था, मैंने कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था इस रीजन में पिछले साल 1 फरवरी के आसपास। फिर तो ऊपर गया भी था, लेकिन वापस करेक्शन होकर नीचे आ गया है। तो मैं लंबे समय तक का इन्वेस्टर हूं, मैंने इसमें एक्यूमुलेट करते रहा हूं, मैं इसमें अभी भी एक्यूमुलेट करता हूं। मैंने पिछले महीने ही और एक्यूमुलेट किया था, और मुझे लगभग 20% का ग्रोथ मिलेगा। तो देखो ऐसे ऐसे आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं जो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। अभी ये सब ऑल टाइम हाई पे नहीं है, आपको ये सब स्टॉक्स को पकड़ना है। अच्छा, ये चीज का याद रखिए कि मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं उस समय का पोजीशन ये सब बता रहा हूं। आप हो सकता है कि ये वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो फ्यूचर में 2025 में, उस समय सिनेरियोस थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं कि कैसे मैं अप्रोच करता हूं स्टॉक्स, वही प्रिंसिपल्स को आप तब भी अडेप्ट कर सकते हो सकता है वो रेलेवेंस तब भी रहेगा, इस स्टॉक का रेलेवेंस 2025 में भी रहेगा। क्योंकि मैं 2023 में खरीदा था यहाँ पे, और अभी भी प्राइस उसके आसपास ही घूम रहा है, ऊपर जाके वापस आ गया है, तो रेलेवेंस हो सकता है कि रहेगा। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं मैं, थोड़ा इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में भी अगर आप सेम चीज देखें ना, तो इसका भी पी लगभग 58.7 है। लोग कहेंगे कि 58.7 बहुत ज्यादा पी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका पी भाई एक समय पे 119 भी जा चुका है, तो उस पे आप जज नहीं कर सकते हो। लोग समझते हैं कि 20 के आसपास पी रहे तो अच्छा है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ना वहां पे। आपको देखिए ये पी कभी गया ही नहीं है वहां, ऑलराइट? तो आप ये चीज का ध्यान रखें। और अर्निंग पर शेयर देखिए, इसका बढ़ते ही चला जा रहा है। इसका प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा 1160 से, यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा 2774 से 3207, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5500 करोड़। तो आपको यहाँ पे एक ग्रो करता हुआ दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट्स। तो आप इन सारे चीज को कंसीडर कर सकते हैं। सेल्स भी देखो, सेल्स के नंबर्स भी ग्रो किए हैं, ऑलराइट? और देखो पेंट, अगर पेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, मैं इसलिए एशियन पेंट बोलता हूँ क्योंकि यार जो भी ग्रुप का लीडर होता है ना, वो तो मूव करेगा ही करेगा, वो तो गारंटीड रहता है। अगर वो सेक्टर ग्रो करेगा तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि टेलीकॉम में बहुत अच्छा बूम आता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट्स होने लगता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? रिलायंस को होगा, भारतीय एयरटेल को होगा। क्यों? क्योंकि वही दोनों लीडर्स हैं, राइट, इस पूरे सेक्टर में, राइट? तो ऐसे आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो लीडर है ना, आपको उसको पकड़ना है, लीडर में पैसे लगाने हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं इन सब में लगा देते हैं, जो रसायन है, शालीमार, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब कंपनीज है, मैंने तो देखा भी नहीं है इनको, लेकिन मैं लीडर्स में पैसे डालता हूं क्योंकि उसमें मेरा पैसा खोने का चांस कम हो जाता है। मेरा पैसा खोए इसका चांस नेग्लिजिबल रहता है। अगर आपने 5 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना, हो सकता है कोई एक कंपनी जो है डूब जाए, एकदम डूब जाए, लेकिन उसका भी चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि बड़े मार्केट कैप में आप पैसा डाल रहे हो, बड़े ऐसे कंपनी में डाल रहे हो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बहुत बड़ा है। मार्केट कैप आप यहां से देख सकते हो, एशियन पेंट का 2,97,994 करोड़ है। फॉर दिस कंपनी टू लाइक गो डाउन, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड चाहिए, इसमें कोई फ्रॉड, ऑडिट का फ्रॉड होगा तभी ये जाएगी। इसीलिए मैं बड़े कंपनी में डालोगे तो ये है कि आपका पैसा जो है ना स्लो ग्रो होगा, लेकिन
पैसा खोओगे नहीं आप, ये गारंटीड है, ऑलमोस्ट गिवन है कि आपका पैसा खोएगा नहीं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट उसमें करना है जिसमें आपका एनालिसिस कहता है, जिसमें आपका जो है थीसिस कहता है कि मैं इस आइडिया से पैसे में लगा रहा हूं, तो मेरे बात मत सुनिएगा, ये बात को से सिर्फ आप समझिए, सीखिए और बाद में आप खुद का एनालिसिस कीजिए। अच्छा, मैं ज्यादातर आपने देखा होगा कि मैं चार्ट्स पे ही ज्यादा डिस्कशन करता हूं। क्यों चार्ट पे डिस्कशन करता हूं? तो देखो यार, दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि मैं थोड़ा चार्ट्स में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं। मैंने जितना इन्वेस्टिंग किया है ना, वो चार्ट के बेसिस पे ही किया है। चार्ट के बेसिस पे निकल भी जाने का मौका मिलता है। और दूसरा रीजन ये है कि फंडामेंटल्स मुझे लगता है थोड़ा लेट काम करते हैं। थोड़ा लेट मतलब जब तक चीजें मूव कर गई हूं, जब तक चीजें ना आपके हाथ से निकल गई हूं, तब वो काम आता है यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक एक्टिवेट होंगे ना, वो थीसिस को एक्टिवेट करेंगे, अपने आइडिया को, अपना इन्वेस्टमेंट को एक्टिवेट करेंगे ना, तब तक मार्केट मूव कर चुका होता है। और उसमें ही एक चीज और ऐड करूंगा कि यार देखो, आप ना सबसे लास्ट में जानोगे फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि यार सबसे पहले किसको मालूम चलेगा कुछ कंपनी में प्रॉफिट होने वाला है, कुछ कंपनी में अच्छा होने वाला है? तो जो मैनेजमेंट है, राइट, उसको मालूम चलेगा। कुछ कंपनी में खराब होने वाला है तो किसको मालूम चलेगा? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट के नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी समझ चुके होंगे, न्यूज़ उनको मिल चुका होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स बहुत लैगिंग है, बहुत बाद में पता चलता है, इसलिए मैं फंडामेंटल्स पे बहुत कंप्लीटली भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, एक आइडिया लेने के लिए कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं भले एक बार ना कंसिडर कर लेता हूँ कि प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कैसा करा है इन्होंने, बस एक आइडिया लेने के लिए। उसके ऊपर मैं अपना डिसीजन बेस नहीं करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको भी कंप्लीटली फंडामेंटल्स पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। टेक्निकल्स आपको आना ही चाहिए। मतलब अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप टेक्निकल सीख लीजिए, लेकिन फंडामेंटल्स पे कंप्लीटली रिलाई मत कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स होंगे जो सिर्फ फंडामेंटल्स पे करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फंडामेंटल्स पे रिलाई करते नहीं है, सिर्फ वो अंदर तक जाते हैं, कंपनीज के मैनेजमेंट तक उनका पहुंच रहता है, सिर्फ बैलेंस शीट देख के नहीं करते हैं वो। बहुत सारे लोग ना, मैंने सुना था कि लोग जो है कंपनीज के, जैसे एशियन के पेंट हो गए, नहीं तो उनके फैक्ट्रीज में जाएंगे, वो उनके फैक्ट्रीज में दिखेंगे काम क्या चल रहा है। उस लेवल का मेरे से रिसर्च नहीं हो पाएगा। अब उस लेवल का अगर रिसर्च नहीं हो सकता है मेरे से, तो मैं उन चीजों पे हल्का रहता हूं, इतना रहता हूं कि भाई बेसिक होना चाहिए। और मैं टेक्निकल पे हेवीली रिलाई करता हूं। टेक्निकल पे हेवीली रिलाई करने का एक और फायदा होता है कि आपको मौका मिल जाता है निकलने का। आपको पता चल जाता है भाई यार कुछ गड़बड़ है इस स्टॉक में, सेफ है कि निकल जाओ, ठीक है बाद में एंटर कर लेंगे, ये एक फायदा हो जाता है। लेकिन फंडामेंटल्स में आपको पता नहीं चलेगा। फंडामेंटल्स में ऑल गुड दिखेगा, वो लेकिन हाँ सब तो सही चल रहा है, जैसे येस बैंक के साथ हुआ, सब कुछ ऑल गुड दिख रहा है, अचानक से पता चला अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया है, मैनेजमेंट खटाक गिर गया, और मौका ही नहीं देगा आपको निकलने का अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल नहीं आता है। इसलिए यार मैं टेक्निकल पे कंप्लीटली रिलाई करता हूँ। फंडामेंटल्स को मैं एक असिस्टेंस की तरह देखता हूँ। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पे फंडामेंटल्स भी काम आते हैं। जैसे मल्टी बैगर्स ये सब चुनने में ना फंडामेंटल्स बहुत काम आते हैं। मेरे पास कुछ और स्टॉक्स थे, लेकिन मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अगर आपको और भी ऐसे स्टॉक्स वाले वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, मैं कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं। मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स भी दिखाऊंगा कि मैंने किस में इन्वेस्ट करके रखा है, और वो लाइव दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। तो आप अगर ऐसा वीडियोस चाहते हो तो हमें को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए मैं एक सीरीज बना रहा हूँ वीडियो का, ट्रेडिंग सीरीज, आप वो वाला फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है ना, तो आप ये वाला सीरीज देख सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए A to Z मैं इस सीरीज में डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये सीरीज को, प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा संपूर्ण ज्ञान मिलेगा इस। और कुछ भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।